फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सबके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी। और चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। BEGC 110 ये हमारा आज का एग्ज़ाम होने वाला है। ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, ये पेपर का हमारा नाम है एज यू नो। और ये तुम्हारा कल पेपर होने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस मैं इसमें करवाने वाली हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नोट है वो देख लेना कि अटैम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस, ईच आंसर शुड बी अटैम्प्ट अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ओके, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। गॉट इट। 20-20 नंबर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। 500 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलेंगे तो पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। कई बार होता ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हो तो हम मतलब स्टूडेंट लोग जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पहला ही क्वेश्चन देख के कि वाओ आई नो एवरीथिंग। तो उसी एक्साइटमेंट में एक गड़बड़ ये हो जाती है कि तुम लोग ना पहले क्वेश्चन में ही उसको इतने अच्छे से लिखने लग जाते हो। लिखना भी चाहिए, लेकिन उसमें ना थोड़ा टाइम भूल जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो हमें सबसे अच्छा आता होता है तो उसको हम और भी अच्छा बेटर वे में लिखने की वजह से ना हम उसको मैक्सिमम टाइम दे देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं ना उनमें उनके लिए टाइम कम बचता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना। तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो मतलब अगर 5 पूछे हैं 10 पूछे हैं तो अगर टाइम मैनेज करके चलोगे तो पूरा पेपर जो है तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया। तो चलो इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या इसमें है। तो इसमें जैसे कि तुम्हारे सामने ये है, इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपको इस तरह से आएगा जिसमें एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, ये 5-5 नंबर की 4 जो हैं आपको पोएम्स की लाइंस दी गई हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए, तो इनमें से कोई 4 आपको करने हैं और उनको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है, पोएट का नाम, इन लाइंस का क्या मीनिंग है वो सब आपको बताना है। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। चलो बट लेट मी टेल यू दैट ये पहला वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग खुद कर लोगे, कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो जिनमें तुम मार्क्स गेन करने वाले हो। ठीक है, तो जो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर साल रिपीट हुए हैं एवरी ईयर, तो मैं वो करवाऊँगी। और चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी सीरीज़ में जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सेकंड क्वेश्चन ही है। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नॉवल अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, ये भी आता है और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये दोनों ही पहले करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नॉवल अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। जो नॉवल है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, इसका जो एंडिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि द एंडिंग ऑफ अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल और powerful in literature. Why? Because it is leaving a deep emotion. ठीक है, deep emotional impact बोल सकते हैं आप on the reader. This novel concludes with the self-sacrificial death of Sidney Carton. Sidney Carton. Okay. ये कौन है? अ कैरेक्टर हु अंडरगोज अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिसइल्यूजन्ड और सेल्फ इंडल्जेंट मैन टू अ हीरो। मैं लिख देती हूँ, सेल्फ इंडल्जेंट टू अ हीरो। ठीक है, हीरो कैपेबल ऑफ द हाइएस्ट मोरल करेज। Carter's decision to take the place of Charles Darnay, who is condemned to die during the Region of Terror, or demonstrate the themes of redemption, love, selfishness,
ठीक है, दैट रन थ्रू आउट द नॉवल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इसके बाद में आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि इन माय ओपिनियन या फिर अकॉर्डिंग टू मी द एंडिंग इज़ बोथ ट्रेजिक। एक तो ट्रेजिक भी रही है और दूसरा अपलिफ्टिंग। ठीक है, ट्रेजिक क्यों हुई है? ट्रेजिक बिकॉज ऑफ कार्टन गिव्स अप हिज लाइफ, येट अपलिफ्टिंग बिकॉज हिज सेक्रीफाइस। दीज बोथ थिंग्स एंश्योर्स द सेफ्टी और फ्यूचर हैप्पीनेस ऑफ दोज ही लव। ठीक है ना? इट इज़ अ poignant portrayal of the power of love and moral courage to bring meaning to a previously wasted life. Through Carton's final act, the novel emphasized the idea that even flawed individuals have capacity for noble deeds, that personal redemption is possible through selfless action. Okay? तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो है की एस्पेक्ट्स ऑफ द एंडिंग। हम एंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट बनेगा रिडेम्पशन थ्रू सेक्रीफाइस। कार्टन जो है हु लिव्ड इन अ वेस्टेड लाइफ रिडीम्स हिमसेल्फ बाय डाइंग फॉर डार्ने, symbolizing love's transformative power and finding purpose in ultimate selflessness, a parallel often drawn to Christ's sacrifice। ठीक है, उससे ये उसको पैरेलली कंपेयर करते हैं जो जीसस क्राइस्ट का जो सेक्रीफाइस था उसके साथ। फिर है होप एमिस डिस्पेयर, डिस्पाइट द ब्रूटल सेटिंग ऑफ द टेरर। यहाँ पर जो टेरर की भी बात हो रही है, द एंडिंग ऑफर्स प्रोफाउंड होप थ्रू Carton's prophetic vision, where his death paves the way for a peaceful future for those he loves, a better end, है ना, better land beyond earthly suffering। नेक्स्ट है हमारा द फेमस लास्ट लाइन। कार्टन्स फाइनल थॉट्स क्या था? इट्स अ फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव ever done. It's a far, far, far better rest that I go to than I have never known. Then this thing encapsulate his acceptance and the nobility of his choice. उसकी choice की बात हो रही है यहाँ पर। Then closer for characters, the Lucy, Darnay or their daughter escape or carrying Carton's legacy, while the revolution's violence or symbolized by the guillotine or ironically spares the innocence and ultimately leads to a new order even if tumultuous। फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ कनेक्शन टू ओपनिंग। द एंडिंग echoes the opening paradox, it was the best of time, it was the worst of time, ये बताया ना इसमें। तो इस तरह से आप ये लाइन ज़रूर लिख देना, बाय शोइंग हाउ द वर्स्ट सफरिंग, किसका? कार्टन्स डेथ। यहाँ कार्टन की डेथ के बारे में बात हो रही है। दैट कैन लीड टू द बेस्ट आउटकम्स, रिडेम्पशन और फ्यूचर पीस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, 6 पॉइंट होगा हमारा मैडम डिफार्जिस फेट। इन अ पैरेलल क्लाइमैक्स द इवेंजफुल मैडम जो डिफार्जे हैं यहाँ पर is killed during a struggle with Miss Prose, yeah, who stays behind the protect Lucy, who always staying behind or who always protecting Lucy। The accidental discharge or Madam जो ये थी डिफार्जे, his own pistol kills her, leaving Miss Prose permanently deaf but victorious in her loyalty। ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि जो critics often note that the ending provides a necessary balance to the novel's dark depiction of revolutionary bloodlust by showing that personal
love and sacrifice. These both things can overcome collective vigilance. Dickens offer a hopeful resolution to an uh, otherwise tragic historical period. बस इतना सा हम ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. कंक्लूजन ज़रूर लिखना जो भी क्वेश्चन लिखोगे. इसके बाद सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट रोल डज मैडम डिफार्जे प्लेज इन डिकन्स नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़. तो देखो, अगर तुम ये नॉवल पढ़ के जा रहे हो ना, तो तुम्हें एक तो एंडिंग का तो यहाँ पर हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो यहाँ इसी सेम नॉवल से ही एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है. जो कैरेक्टर हैं यहाँ पर, जो मैडम डिफार्जे हैं, इनका जो व्हाट रोल शी प्लेज इन दिस नॉवल, तो उनके बारे में भी आपको लिखना है. तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ इसको, ठीक है, सो दैट कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप पहले लिखेंगे कि जो इन चार्ल्स डिकन्स जो टेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, मैडम जो डिफार्जे हैं, दैट सर्व्स एज द प्राइमरी एंटागोनिस्ट एंड अ सेंट्रल फिगर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हर रोल इज़ डिफाइंड बाय सेवरल की फंक्शन, जो हम आगे मैं बात करने वाली हूँ. और थोड़ा सा उनके बारे में ये भी बता देना कि आप सीक्रेटली रिकॉर्ड्स नेम ऑफ एग्जीक्यूशन, और सी एम्बडीज रेवोल्यूशनरी एक्सेस एंड एम्बडीज द डीप सीटेड hatred for the aristocracy, particularly the family seeking total retribution for past wrongs. Her knitting symbolizes her cold or systematic pursuit of justice, ठीक है, against those she deems enemies, making her a symbol of the revolution's dark or unforgiving side. तो ये उनके बारे में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना उनके बारे में. फिर वो कौन कौन से की नोट्स थे जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. फर्स्ट, एंटागोनिस्ट. शी इज़ द मेन एंटागोनिस्ट रिप्रेजेंटिंग प्योर और मर्सिलेस vengeance against the aristocracy. Second, revolutionary leader. A prominent figure in the St. Anthony wine shop, she inspires and leads the women of the revolution. How? By keeping a coded list of victims in her knitting. ठीक है, तो इस तरह से इनका ये जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर, हाउ शी वॉज अ रेवोल्यूशनरी लीडर, तो उस तरह से आपको उनको डिफाइन करना है. और थर्ड पॉइंट है सिंबल ऑफ वेंजेंस. हर मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम द रेप ऑफ हर सिस्टर और हर मर्डर ऑफ हर ब्रदर बाय द एरिमोंडे ब्रदर्स ना, दैट मेकिंग हर अ सिंबल ऑफ द रेवोल्यूशनर्स ब्लड. ठीक है, शी वॉज रेवोल्यूशनरी बाय ब्लड एंड अनफॉरगिविंग नेचर शी नोटेड इन दिस एनालिसिस. ठीक है, तो सिंबल ऑफ रिवेंजेस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर. फोर्थ पॉइंट हमारा एजेंट ऑफ फेट. इसमें आप लिखेंगे कि हर पेशेंट अ परसिस्टेंट, बिकॉज शी वॉज अ पेशेंट लेडी, तो हर पेशेंट परसिस्टेंट knitting as a grim prophecy ना, sealing the fate of characters like Charles Darnay and Lucy Mente. Fifth, tragic figure. ट्रेजिक फिगर कैसे था? ऑल दो अ विलेन, हर एक्शंस जो थे वो स्टेम फ्रॉम प्रोफाउंड पर्सनल सफरिंग्स. पर्सनल सफरिंग क्या क्या हुआ था, यू ऑलरेडी नो. दैट रिप्रेजेंट्स द डार्क कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑपरेशन एंड द रेवोल्यूशन स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, एंडिंग इन हर ओन एक्सीडेंटल डेथ. सिक्स्थ पॉइंट में लिखेंगे हम एंटीथेसिस टू लूसी मेंटे. इसमें आप लिखेंगे कि जो मैडम डिफार्जे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द शिफ्ट ऑफ द रेवोल्यूशन फ्रॉम अ क्वेस्ट फॉर जस्टिस
to a state of blind merciless vengeance की, ठीक है। तो किस तरह से उनका कैरेक्टर चेंज होता है वो आप बता देंगे यहाँ पर। 7th पॉइंट में आप लिख सकते हैं, मैं एक लास्ट पॉइंट और लिख देती हूँ, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ रिवेंज, हर डेथ बाय हर ओन गन, मतलब सुसाइड किया था उन्होंने, ड्यूरिंग अ स्ट्रगल विद मिस प्रोज, सिम्बोलाइज डिकेंस बिलीव दैट अ लाइफ कंज्यूम्ड बाय वेंजेंस इज अल्टीमेटली सेल्फ डैमनिंग। ओके, यही हुआ था उनके साथ सेल्फ रेस्ट्रिक्शन में। फिर हम लिख देंगे कंक्लूजन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो तुम्हारे सामने ही है, जो कि आया है द मेयर ऑफ कास्टब्रिज में से, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, तो अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो इजीली कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ एंड हेनाज सीज मैनी अप्स एंड डाउन्स इन द नॉवल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, एलेबोरेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो अक्सर ही आता है, इसको तो तुम कर ही लेना, मैं भी करवा दूंगी, ठीक है। सेकंड इन सेम इसी नॉवल से आया है, द सीड्स ऑफ Henchard's downfall lie in his own character, discussed with references to the novel The Mayor of Casterbridge। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करवाने वाली हूँ कि आप उस आंसर को आप इस क्वेश्चन के लिए भी लिख सकते हो, और इसी के आंसर से आप इस वाले क्वेश्चन का भी आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ मिला जुला के करने वाले हैं, तो इसमें से दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अलग अलग नहीं करूँगी, मैं एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट बना दूँगी, और इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि इन थॉमस हार्डीज नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिलेशनशिप बिटवीन माइकल हेंचार्ड और एलिजाबेथ जेन, ठीक है, इज ए सेंट्रल part to the plot, or characterized by the complex series of ups and downs stemming from secrets, misunderstanding, ठीक है, एंड फाइनेंशियल शिफ्ट्स। इतना सा हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे, उसके बाद जो हमें रिलेशन बताना है एंड अबाउट द अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा है इनिशियल डिस्कवरी एंड पैटर्नल बॉन्ड। ओके, इसमें आप लिखेंगे कि जो हेंचार्ड है यहाँ पर, हेंचार्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ बिलीविंग हिज वाइफ सुसन, उसकी वाइफ का क्या नाम था, सुजैन बोल लो, द डॉटर एंड द डॉटर एलिजाबेथ जेन वर डेड, ठीक है, अभी तक वो यही मान रहा था, एंड इज reunited with them. He initially believes that Elizabeth Jane is his biological daughter and treats her with growing affection, taking care of her and taking her into his home and giving her an education, ठीक है। तो ये पेरेंटल बॉन्ड के बारे में लिख देंगे हम। सेकंड पॉइंट हमारा द रिविलेशन ऑफ इलिगिटमेसी, द प्राइमरी डाउन्स, जो डाउन्स की हम बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी डाउन्स थे अबाउट इन हिज लाइफ, दैट अकर्स व्हेन हेंचर डिस्कवर्स द ट्रूथ थ्रू अ लेटर लेफ्ट बाय सुजन। और एलिजाबेथ जेन, उसमें होता क्या है कि इट वॉज रिटन लाइक एलिजाबेथ जेन इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ हिज राइवल न्यूज सन, ठीक है, उसकी डॉटर होती है। तो दिस रिविलेशन इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्स हिज अफेक्शन इनटू कोल्डनेस और रिजेंटमेंट एज ही फील्स बिट्रेयल और ashamed of her illegitimate status. His attitude भी शिफ्ट हो जाता है dramatically, leading him to treat her, उसको he started treating her very harshly, ठीक है। तो जो रिविलेशन हुआ था, जो रिवील हुआ था उसकी डॉटर के बारे में, दैट
change her scenario. Reconciliation and loss of status. Following his personal or financial ruin, Henchard experienced a uh, heart, change of heart and attempts to mend his relationship with Elizabeth Jane. He begins to rely on her support uh, or her support and her affection. Yeah, next, the return of Newson. Just as their relationship improves और Henchard is living a quiet life, जो रिटर्न कौन होता है? न्यूसन, द ट्रू फादर, ही रिटर्न्स। और Henchard जो है, तो रिटर्न ऑफ न्यूसन, इसमें क्या था कि एज द रिलेशनशिप इम्प्रूव्स और Henchard इज लिविंग अ क्वाइट लाइफ, एज आई टोल्ड यू, न्यूसन जो है ही रिटर्न्स। और जो Henchard है, ही स्टार्ट फीलिंग लॉस और ओनली पर्सन ही केयर्स अबाउट लाइज टू एलिजाबेथ जेन, टेलिंग हर दैट न्यूसन इज डेड। उसकी डेथ के बारे में बता देता है। व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड, तो एलिजाबेथ जेन जो है, शी इज़ हार्ट ब्रोकन और डिस्टेंसेस हर सेल्फ फ्रॉम Henchard और सिवरिंग टाइज वंस अगेन। फिफ्थ पॉइंट, फाइनल फॉरगिवनेस, या फिर इसमें लिख सकते हैं टू लेट। Henchard जो है, ही लीव्स Casterbridge a broken man and die alone in the countryside. Elizabeth Jane, that upon reading his will or learning of his miserable death, feels remorse and regret that she did forgive him sooner. So she honors his last wishes and reflects on the tragedy of their relationship. ठीक है, तो फाइनल फॉरगिवनेस में अभी थोड़ा सा लिख देना। इसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे कि द कांस्टेंट शिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप फ्रॉम अफेक्शन टू रिजेंटमेंट और रिकन्सिलिएशन टू फाइनल स्ट्रिंजेंट that highlights themes of fate, character, ठीक है, character flaw and the search for family connection in the novel। बस इसके बाद जो हम बात करने वाले थे, जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया था, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको कर देती हूँ मैं। सो इसका इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन का, द सीड्स। एक्चुअली मैं ये दोनों क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को ही उठा रही हूँ। ठीक है, इसमें से कोई भी मैं आई एम नॉट गोना लीव एनी क्वेश्चन बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि माइकल हैचर डाउनफॉल इन थॉमस हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। फंडामेंटली जो कैरेक्टर था वो, दैट वाज फंडामेंटली अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन कैरेक्टर, हिज डिसीजंस, ठीक है, एंड अ कॉन्सेप्ट बाय द एपिग्राफ। कैरेक्टर इज फेट, हिज पर्सनल क्वालिटीज़, जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ थी, सच एज हिज इम्पल्सिवनेस, प्राइड, ठीक है, inability to adapt or set in motion a series of events that lead to his isolation or tragic end। ठीक है, ये हम उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, हैंचर्ड के बारे में। इसके बाद कुछ जो कैरेक्टर्स उसके बारे में बताना, उसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बेसिकली हम यहाँ उसके डाउनफॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में, इसी सीरीज़ में हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा इम्पल्सिवनेस और rash judgment। The sale of his wife and daughter at a country fair while drunk is the primary example of his impulsive nature। This initial action creates the original sin, ठीक है, original sin that haunts him throughout his life and sets the stages for his subsequent mistakes। Second point, pride and stubbornness। Henchard's immense pride prevents him from accepting help। जो उसका नेचर था ना, उसको किसी और से हेल्प लेने में उसको प्रिवेंट करता, दूर करता था। मतलब he was never ready to
take help from anybody, or admitting his faults. He never admit his faults, particularly in his rivalry with Donald Fairfain. When Fairfain becomes more popular or successful, so he wounded ego leads him to make poor business decisions or rejects Fairfair's friendship, eventually leading to his financial ruin and social isolation. कि जिस जो उसने डिसीज़न लिए, फाइनेंशियल डिसीज़न लिए अपने फ्रेंड के साथ भी मिलकर, तो वो सारी चीज़ें भी all those incidents that ruin his financial condition and that lead to him to the social isolation. Okay, inability to adapt to change. Henchard जो है, he represents the traditional old-fashioned way of life, relying on intuitions and sheer will, while जो his friend Fairfax embodies modern scientific method and adaptability. And the same way, Henchard's resistance to modern changes or his personal rigidity, because he was rigid by nature, na? He was very rigid by nature. That dealing with people and circumstances contributes to his decline at the world around him progress. Okay, so inability to adapt to change. He never wanted to change. Possessive nature and very emotional. Henchard loves intentionally. He loved intentionally, but his possessive nature जो था उसका possessive nature that often destroys his relationship. How? Like he initially distances himself from Elizabeth Jane. Jane से वो किस तरह से अपने आप को दूर कर लेता है when he learns she is not his biological daughter, driven by resentment and a sense of betrayal rather than affection. ठीक है, ये ज़रूर लिखना है आपने. लेटर हिज फाइनल और डेस्परेट लाई टू न्यूसन्स अबाउट एलिजाबेथ जेन्स डेथ. वो न्यूसन की डेथ के बारे में जिससे से बताता है, इज़ अ मिसगाइडेड अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू हर विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन हर फाइनल रिजेक्शन टू हिम. ठीक है, तो इसके बारे में ये बता देना थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर और इमोशनल के बारे में. 5th पॉइंट है हमारा guilt and self-punishment. Though he feels deep remorse for his initial actions, his guilt often leads to further self-destructive behavior rather than true redemption. His decision to marry Susan, a woman he did not love, was an attempt to atone for the past, but it only led to more complications or unhappiness in his life. Got it? Then हम conclusion लिख देंगे. Conclusion में आप लिखेंगे कि while external forces or changes events do play a role in the narrative, such as Susan's coincidental return or the affirmative woman exposing his past, Hardy ensures that these events act as catalysts that primarily interact with or ultimately Henchard's tragic life and in a direct consequence of his own actions and unbending personality that refuses to humble itself or learn from its mistakes until it is too late. ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ कौन सा हमारा होने वाला है. तो हम इसे करने वाले हैं 4th क्वेश्चन को, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. क्रिटिकली एनालाइज हॉपकिंस पोएम द पाइड ब्यूटी. ओके, तो इसी को करेंगे हम. इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि गेरार्ड मैनले हॉपकिंस पोएम द पाइड ब्यूटी critically analyzes the idea of beauty by glorifying the dappled. ठीक है, spotted and variegated
aspects variegated aspects of God's creation, challenging conventional notion of perfection by finding divine glory in imperfection, contrast, or change, using a unique sprung rhythm and coined words like couple color, couple color हो गया, to capture nature's fleeting inscape, culminating in invocation for humanity to praise this inherent divine fingerprints in all things from cows to fish to plugged fields. ओके तो बस इतना सा लिख देना। इसके बाद हम जो की पॉइंट्स लिखने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, तो पहला हमारा पॉइंट है थीम, डिवाइन ग्लोरी इन इम्परफेक्शन। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इज of this poem is that God's creativity shines brightest in the varied speckled patterns that is called pied beauty. ठीक है, rather than in a uniform perfection. This is a theological system statement finding God's infinite power in diversity. ठीक है, तो पहले हम थीम के बारे में बता देंगे। सेकेंड पॉइंट है इंस्केप एंड इंटरेस्ट। द पोएम एग्जेम्प्लीफाइज हॉपकिंस कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्केप। ठीक है, इंस्केप मतलब द यूनिक पैटर्न, यूनिक पैटर्न और डिज़ाइन और थिंग। ठीक है, और इंस्ट्रेस मीन्स द स्पिरिचुअल फोर्स और रिकग्नाइजेशन ऑफ दैट इंस्केप। ठीक है, तो इसके बारे में बता देना। थर्ड पॉइंट हमारा, तो लिटरेरी डिवाइस की बात कर लेते हैं साथ साथ में। इस लिटरेरी डिवाइसेस में फर्स्ट पॉइंट हमारा नियोलॉगिज्म एंड कंपाउंड वर्ड्स। कॉइंड वर्ड्स लाइक कपल कलर, रोज मॉल्स हो गया। ठीक है, फ्रेश, फायर कॉल, ये जितने भी वर्ड्स थे दे क्रिएट विविड यूनिक इमेजरी और कैप्चर द एसेंस ऑफ फ्लीटिंग ब्यूटी। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड है स्प्रंग रिदम। द डिस्टिंक्टिव रिदम मिमिक्स नेचुरल स्पीच emphasizing stressed syllables and giving the poem a unique energetic chiming, ठीक है, quality that mirrors the changing patterns that is described in the poem. Contrast and oxymoron, juxtaposing opposite like फास्ट स्लो। ठीक है, स्वीट सॉर, डार्क लाइट, दैट शोज ब्यूटी इज नॉट स्टैटिक बट फाउंड इन फ्लक्स। ठीक है, एंड कंट्राडिक्शन। तो ये दो चीज़ें आपको बता देनी है इसमें। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। स्ट्रक्चर में जो मैं लिख देती हूँ, Curtal sonnet. ठीक है, a half sonnet with a unique rhyming scheme that is like A B A B A B C A B C। ठीक है, like D B C और D C। ठीक है, ये जो और एक rhyming pattern था that creates unity with the short final lines praising him or delivering the core message forcefully। एग्जाम्पल्स ऑफ पाइड ब्यूटी। हॉपकिंस लिस्ट जो स्पेसिफाई करती है अर्थली एग्जाम्पल्स लाइक डेपल्ड स्काइज, ब्रिंडल्ड काउज, ठीक है, स्पॉटेड ट्राउट्स विद रोज मॉल्स, चेस्टनट फॉल्स और प्लग्ड लैंडस्केप, thus showing God's artistry in nature's texture और
contrasts. 6. Contrast and significance. Written in 1877 but published later, the poem offers a counter narrative to Victorian industrial uniformity, or celebrating the inherent spiritual value in the world's rich, ठीक है, रिच, अनटाइडी और वैरायटी. इसके बाद हम क्रिटिकली टेक भी करेंगे या एनालिसिस भी बोल सकते हैं कि पायट ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अ डिस्क्रिप्टिव पोएम, इज़ अ theological manifesto wrapped in unique linguistic innovations, arguing that God's glory is not just in the grand but in the speckles, the contrast, and the very fleetingness of things, inviting readers to find divinity in the everyday imperfections of the world. ओके इसके बाद कंक्लूजन लिख देना आप. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका. एक फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर ये वाला. सॉरी. गॉबलिन मार्केट ऑपरेट्स ऑन 2 levels. डिस्कस बोथ द सरफेस मीनिंग एज वेल एज द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम. इस पोएम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. एक तो 2 levels की जैसे बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका सरफेस मीनिंग के कुछ पॉइंट्स लिखूँगी. उसके बाद जो डीपर मीनिंग के पोएम्स के जो पॉइंट्स है वो लिखूँगी मैं. ठीक है, सो दैट कि आंसर जो है आपके लिए इजी हो जाए याद करना. तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं. इंट्रो. तो इंट्रो में हम लिखेंगे कि क्रिस्टीना रोसेट्स गॉबलिन मार्केट, जो उनकी जो पोएम है, ऑपरेट्स ऑन ए सरफेस लेवल एज अ फेरी टेल. सरफेस लेवल पे तो ये बिल्कुल ही फेरी टेल जैसी पोएम लगती है. अबाउट 2 sisters tempted by magical forbidden goblin fruits, leading to one sister's decline and the other's sacrificial redemption. But deeply, it's a complex allegory exploring themes of temptation, sexuality, ठीक है, स्पेशली फीमेल डिज़ायर एंड इट्स ऑपरेशन, sin, sacrifice, okay, and redemption. तो all these things, roles of Victorian societal roles, that this poem also critique Victoria's societal roles for women. ठीक है, इसके बाद मैं पॉइंट्स लिखने वाली हूँ सरफेस मीनिंग. चलो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं एक साथ ही. तो इसमें सरफेस मीनिंग में हम बात करेंगे, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है द गॉबलिन एंड फ्रूट्स की बात करेंगे हम. तो मिस्टीरियस मिस्चीवियस गॉबलिन सेल्स डिलीशियस अलोरिंग फ्रूट्स इन अ फॉरेस्ट और टेम्पटिंग यंग मेडन्स. ठीक है, फ्रूट्स की बात कर लेंगे यहाँ पर. फिर लॉरा's टेम्पटेशन की बात करेंगे. लॉरा's टेम्पटेशन. लॉरा eager and curious and she eats the fruits, becomes addicted. ठीक है, on wasting away as she yearns for more. Lizzie sacrifice की बात कर लेंगे. Her sister Lizzie that bravely visits the market and refuses to eat but gets the fruit juice smeared on her, or she returns to Laura who drinks it from her sister's face and regaining her health. Happy endings में लिख देंगे हम कि the sister grow old together, or sharing their story as a warning or celebrating sisterhood, providing a true love and sacrifice conquer temptation. ठीक है, ये सरफेस मीनिंग में ये सारे पॉइंट्स बन जाएंगे. फिर हम बात करेंगे डीपर मीनिंग की. डीपर मीनिंग, इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसमें डीपर मीनिंग में हम बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका बिब्लिकल एलेगरी. ठीक है, तो द गॉबलिन्स फ्रूट मिरर्स द फोरबिडन फ्रूट इन ईडन. ओके, ईडन विद लॉरा's ईटिंग दैट रिप्रेजेंटिंग ओरिजिनल सिन. ठीक है, ओरिजिनल सिन की बात हो रही है यहाँ पर.
and her eventual healing that symbolizing redemption through sacrifice. फिर है female sexuality और desire. The sensual descriptions of the fruit and the goblins that advances heavily allude to sexual temptation, with Laura's fall representing the dangers of female desires in a repressed Victorian society. थर्ड है विक्टोरियन वुमनहुड की हम बात कर लेते हैं. दैट क्रिटिक्स द commodification of women in the Victorian marriage, a market. मैरिज को एज ए मार्केट यहाँ पे दिखाया है, वेयर वुमेन ट्रेडेड देयर बॉडीज लाइक फॉर सिक्योरिटी और कंट्रास्टिंग विद लिजीज वाइज यूज़ ऑफ मनी. ये हम यहाँ पर लिख देंगे. फिर क्राइस्ट लाइक सेक्रीफाइस की बात कर लेते हैं. लिजीज जो सेल्फलेस एक्ट होता है टू एंड्यूरिंग द गॉब्लिन्स अब्यूज टू सेव लोराज मिरर क्राइस्ट सेक्रीफाइस विद हर बॉडी बिकमिंग द रिडेम्प्टिंग फ्रूट. ठीक है. सिस्टरहुड और रिडेम्पशन की बात कर लेते हैं. दिस पोएम कंपेनियंस चैम्पियंस फीमेल सॉलिडारिटी और कम्युनिटी एज अ सोर्स ऑफ strength and like showing how one woman suffering or sacrifice can redeem another, or offering hope for a fallen woman. ओके, ये क्वेश्चन हो गया. फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे यहाँ पर अपना. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. उसके साथ साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बताना आप जैसा भी आपका पेपर होता है. ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक.